नमस्कार बच्चों। आज के इस नए शैक्षिक वर्ष सन 2021-22 में आप सभी छात्रों का मैं हिंदी के अध्यापक के नाते आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को हिंदी विषय के बारे में जानकारी देने से पहले मैं यह बात बताना आपको महत्वपूर्ण समझता हूं कि सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी लोक भारती इस पुस्तक का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। और हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज से हम नए ऑनलाइन अध्यापन के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जो पहला पाठ है, जो खंड काव्य है, इसके बारे में मैंने पहले ही फलक पर लिख दिया है। तो फिर से एक बार मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। और आज का जो खंड काव्य है, खंड काव्य यानी कि छोटा काव्य, ये पढ़ने के लिए आज हम आरंभ करते हैं। फिर से एक बार मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं और आज की पहली तासिका, ऑनलाइन तासिका की मैं शुरुआत करता हूं। तो बच्चों, हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 2 इकाइयों का अध्ययन हमें करना है। 2 इकाइयों का, उसमें से जो पहली इकाई है वो प्रथम सत्र के लिए है और जो दूसरी इकाई है वो दूसरे सत्र के लिए है। तो पहली इकाई का जो पहला घटक है वो घटक पद्य है, खंड काव्य है। इसकी विधा जो है वो खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब क्या है? खंड काव्य का मतलब है छोटा काव्य। छोटा काव्य, जो छोटा काव्य ऐसे काव्य लिए जाते हैं जो छोटे काव्य में बहुत सारी, गागर में सागर भरने वाली बात जो होती है ना, उसी के थोड़े से अंश आपको पढ़ने के लिए यहाँ लिए गए हैं। उसी का जो पहला पाठ है आज हम देखने वाले हैं। पहला जो पद्य है उसका नाम है चांदनी रात। यह पद्य जो है इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। चांदनी रात के बारे में जानकारी लेने से पहले आज हम इस खंड काव्य के जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। ये जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो सारी कहानियां हैं, सारा जो साहित्य है, वह नारी के प्रति उनकी जो भावना है वो करुण भावना है। और इनका कौन सारे साहित्य अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे साहित्य इनके ऐसे हैं कि नारी के भावना से ओतप्रोत है, भरे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इनके बारे में विशेषता, इनके बारे में विशेषता मानवीय संवेदनाओं के बारे में, यानी आदमी की जो संवेदनाएं होती है ना, उनके बारे में उनका ज़्यादा साहित्य लिखा हुआ है। 2 बातें मैंने बताई, मानवीय संवेदना के साथ इन्होंने जो सारा लेखन किया है, और दूसरी बात नारी के प्रति उनकी संवेदना से सारा साहित्य उनका ओतप्रोत भरा पड़ा हुआ है। तो चलो बच्चों, आज का पहला घटक हम चांदनी रात यह पढ़ने के लिए आरंभ करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि खंड काव्य का मतलब क्या है। खंड काव्य, यह खंड काव्य का अंश है। खंड काव्य का मतलब है छोटा काव्य। खंड काव्य मतलब क्या है? छोटा काव्य। अब बता सकते हो आप, चांदनी रात पढ़ने से पहले मुझे बताओ, जहां आप घूमने जाते हैं, सुंदर प्राकृतिक स्थल, कोई बता सकता है सुंदर प्राकृतिक स्थलों का नाम क्या है? हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। कौन सा बताया? पन्हाला बताया। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं पन्हाला को जाने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं वहां जाने के लिए? हाँ, गाड़ी निकाल कर जा सकते हैं और बस से जा सकते हैं। ठीक है, वहां रेलगाड़ी है, जाती है वहां तक? नहीं है। तो प्राकृतिक स्थल जो होते हैं ना बच्चों, वहां हम क्यों जाते हैं? हाँ, मन को अच्छा लगता है। ठीक है, या दिन भर के रोजमर्रा के काम से हमें बहुत सारी थकावट आ जाती है, उसे दूर करने के लिए हम वीकेंड मनाते हैं। शनिवार इतवार के दिन हम क्या करते हैं? एक दिन निकालते हैं और कहीं प्राकृतिक स्थल पर घूमने जाते हैं। वहां घूमने से क्या होता है? हमारा मन प्रफुल्लित होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का जो वर्णन किया है ना, वो बहुत ही लुभावना है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है। मैंने क्या बताया कि प्राकृतिक स्थलों के बारे में मैंने आप लोगों को उनके नाम पूछे, आपने बहुत सारे बताए। मैंने एक आपके नजदीक है पन्हाला, इसलिए पन्हाला का नाम लिया।
ठीक है, मैंने आपसे यह सवाल फिर से पूछा कि वहां जाने के बाद आपको क्या महसूस होता है, आप क्यों जाते हैं? तो आपने बताया, मैंने बताया कि थकावट दूर करने के लिए जाते हैं, वहां के प्राकृतिक स्थलों का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कवि ने क्या किया है, चांदनी रात का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। इस खंड काव्य में क्या है, चांदनी रात है, उसका सुंदर मनोहारी वर्णन कवि ने, मैथिली शरण जी गुप्त जी ने इस खंड काव्य में किया है। उसके ही कुछ थोड़े से अंश आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यही तो आप लोगों की समझ में आ गया कि इस चांदनी रात खंड काव्य में किस बात का हम अध्ययन करने वाले हैं। चलो आपने अपनी किताबें निकालो, पहला पाठ पन्ना नंबर 1, ठीक है, चांदनी रात। चांदनी रात, पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उंगलियां रखो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। फिर से एक बार पढ़ता हूं, देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ चारु एक कठिन शब्द आया है, चारु शब्द, उसका अर्थ लिखो। चारु का मतलब है सुंदर। चारु चंद्र की, सुंदर चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किसे कहते हैं, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, एक जगह पर टिका नहीं रहता, उसे हम चंचल कहते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, देखो, चारु चंद्र की कैसी किरणें, चंचल किरणें। ये बाद में बताऊंगा, पहले अर्थ लिखो। चारु का मतलब है सुंदर, खेल रही थी जल थल में, जल का मतलब है पानी, और थल का मतलब कौन बताएगा, थल का मतलब भूमि, जमीन। लिखो, कठिन लगता है तो लिख कर ले। थल का मतलब है भूमि। तो कवि कहता है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बिछी हुई है, समझ रहे ना बात? कहाँ बिछी है, मराठी में आप उसे क्या कहते हो? हाँ, कौन बताएगा? स्वच्छ चांदनी असं पसरून पसरलेला आहे, कुठं? अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी कि पृथ्वी, अवनी यानी कि पृथ्वी, ठीक है, लिखो अवनी, अवनी का मतलब है पृथ्वी, लिखो, अवनी का मतलब है पृथ्वी, और अंबर तल में। कवि कहता है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल में, थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पहले इन 2 शब्दों का अर्थ लिखो। थल का मतलब है मैदान और अवनी का मतलब है पृथ्वी, लिखो। तो कवि कहता है, लिखो, लिख लिया? तो चलो आगे। कवि कहता है चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्र शोभायमान है। देखिए, चांदनी रात का वर्णन किया है मैथिली शरण जी गुप्त जी ने। पहली 4 पंक्तियों में वो हमें चंद्र की सुंदरता का वर्णन, चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं चांदनी रात में आकाश में जो चंद्रमा है ना, वो बहुत ही शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है, कवि कहता है, वो जो चांदनियां झिलमिल कर रही है ना, तो कवि को ऐसा लगता है कि वो जल में और जमीन पर, कहां, जल में और जमीन पर, जमीन के साथ खेल रही है। वर्णन देखो कैसे किया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में,
मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चांदनी रात में आकाश में जो है चंद्रमा शोभायमान दिख रहा है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती या अटखेलियां कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो चंद्रमा की जो किरणें है ना, वो जल में और थल में यानी कि जल में और जमीन के साथ खेल रही है। पहली दो पंक्तियों का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया। क्या बताया कि चांदनी रात में जो आकाश में जो सुंदर चंद्रमा है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई जल में और थल में यानी जल में और जमीन के साथ खेल रही है। इतनी तो बात समझ में आ गई, इतना ही अर्थ है इसका। चलो आगे चले। देखो, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ चांदनी कहाँ बिछी है? कवि ने बताया अभी आप लोगों ने अर्थ लिख कर लिया। अवनी यानी कि पृथ्वी पर, अंबर यानी कि आकाश, ठीक है। तो कवि कहता है ये जो स्वच्छ चांदनी है ना आकाश में दिख रही है चांदनी रात के समय, तो कवि कहता है ये जो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यानी कि चंद्रमा का जो निर्मल प्रकाश है ना वो पृथ्वी पर, चंद्रमा का जो प्रकाश है ना वो कहाँ पड़ रहा है? चंद्रमा का प्रकाश कहाँ दिख रहा है? वो पृथ्वी पर भी पड़ रहा है और अवनी और अंबर तल में आकाश में भी दिख रहा है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कहाँ दिख रहा है? पृथ्वी पर। हम पृथ्वी पर से ये देखते हैं, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। जब चंद्रमा दिखाई देता है तो हमें बहुत ही उसमें से जो कुछ प्रकाश निकलता है कि नहीं? हाँ निकलता है, जिसे आप शीतल प्रकाश कहते हैं। सूर्य की किरणें प्रखर होती है, ठीक है, वो हमें कड़ी धूप देती है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है? बहुत ही शीतल होता है। तो कवि कहता है ये जो चंद्रमा का जो निर्मल प्रकाश है वे पृथ्वी पर और समूचे नभ के मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। चंद्रमा जो है ना, ये चांदनी आकाश में जो चांदनियां होती है ना उनको भी प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि उसका प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश इन चांदनियों से थोड़ा सा ज्यादा है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को इन चार पंक्तियों का अर्थ बता देता हूँ पूरी तरह से। चलिए मेरे साथ मैं पढ़ता हूँ, आप लोग उंगलियां रखो। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कहता है चांदनी रात में आकाश में चंद्रमा जो है वो शोभायमान दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उसकी जो चंचल किरणें हैं वो झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है वो जल के साथ और जमीन के साथ खेल रही है। और चंद्रमा का जो निर्मल प्रकाश है वो कहाँ फैला हुआ है? वह पृथ्वी पर और समूचे मंडल पर फैला हुआ है और बाकी चांदनियों को वो खुद प्रकाशित कर रहा है। यही इस पहली चार पंक्तियों का अर्थ है। अगर किसी को कुछ कठिनाइयाँ है तो मुझे फिर से पूछ लेना। आसान अर्थ है ना? कवि ने अपनी भावनाएं यहाँ लिखी है। कवि ने इस खंडकाव्य के माध्यम से चांदनी रात के बारे में, चांदनी रात का सुंदर वर्णन उन्होंने इन चार पंक्तियों में किया है। इसमें कुछ कठिनाइयाँ है नहीं है ना? तो चलो इसकी आगे की चार पंक्तियाँ, ठीक है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। जो कठिन शब्द आएंगे उसके अर्थ में आप लोगों को लिख कर दूंगा। पहले उंगलियां रखो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी, मंद पवन के झोंकों से। अब पहली पंक्ति में देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये शुद्ध है। पुलक का मतलब है, लिखो, पुलक का मतलब है खुशी। पुलक का क्या मतलब है? खुशी। पुलक प्रकट करती है धरती, खुशी प्रकट कर रही है। कौन? धरती। हरित तृणों की नोकों से। घास देखी है आपने? हाँ, घास की जो नोकें निकलती है ना, नोकों का मतलब लिखो। नोकों का मतलब है नुकीला। नोकों का मतलब क्या है? नुकीला। मानो झूम रहे हैं तरुबी, तरु यानी कि वृक्ष,
पिछली 8वीं की कक्षा में हमने देखे थे तरुवर, तरुकार। मानो झूम रहे हैं तरुवी, सारे वृक्ष भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। पवन का मतलब हवा, हाँ लिखना जरूरी है नहीं है ना, लिखो। पवन का मतलब है हवा, लिख लो, मैं थोड़ा सा रुकता हूं। पुलक का मतलब है खुशी, नौकों का मतलब है नुकीला, टोकदार, जिसे हम मराठी में कहते हैं टोकदार। गवताची पानं अशी टोकदार झालेली आहेत असं म्हणाले कवी। मानो झूम रहे हैं तरुवी, तरू यानी की वृक्ष, झाड। मंद पवन, पवन म्हणजे हवा, मंद म्हणजे हळू, मंद पवन के झोंकों से, हळूवार जी हवा येते ना त्याच्यापासून असं म्हणायला लागलेलं आहे। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, देखो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस अवसर पर धरती यानी कि पृथ्वी बहुत प्रसन्न है। आसान अर्थ है, कठिन नहीं है ये खंड काव्य, बहुत ही आसान है, समझने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है। तो कवि कहता है इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। अपनी यह प्रसन्नता वो उगी हुई जो हरी भरी घास है ना उनकी नोकों से प्रकट कर रही है। पृथ्वी जो प्रसन्न है ना वो अपनी खुशी किस तरह से प्रकट कर रही है, जो घास की जो नुकीले टोक टोक समजलं ना, नुकीला म्हणजे हिंदीमध्ये नुकीला म्हणतात, मराठीमध्ये टोक। कवी म्हणा लागलेला आहे पृथ्वी अतिशय आनंदित झालेली आहे आणि ती आपला आनंद कशा पद्धतीने साजरा करत आहे, तर जे गवताची जी पानं ती अशी ताट टोकदार, ती अशी टोकदार उभं राहिलेली आहे, अभिमानानं आनंदानं अशी छाती फुलून राहिल्यानंतर, खूप आनंद झाल्यानंतर कसं राहतं ना आपण, आनंद झालेला माणसाचा चेहरा लगेच ओळखतो बघा, तसं पृथ्वीवर जे उगवलेलं गवत आहे की नाही, त्या गवताच्या माध्यमातून ती टोकदार उभं करून ती आपली स्वतःचा आनंद साजरा करत आहे, असं कवी आपल्याला इथे सांगतात। मराठीमध्ये तुम्हाला सांगितलं, आता हिंदीमध्ये बघूया आपण, कठीण वाटत असेल तर। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है और वह अपनी प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई जो छोटी छोटी घास है ना उनकी नुकीली टोकों से प्रकट कर रही है। कौन खुशी प्रकट कर रही है? धरती, धरती यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी अपनी प्रसन्नता हरित तृणों की नोकों से प्रकट कर रही है। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो आगे। मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। देखो, मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं। तरु का मतलब मैंने कहा था पेड़ पौधे, वृक्ष। तो कवि कहता है मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। देखो, चांदनी रात की सुंदरता देखते हुए धरती अपनी प्रसन्नता हरित तृणों की नोकों से प्रकट कर रही है। यहाँ तक हमने पहली दो पंक्तियों का अर्थ लिखा था, पढ़ा था, ठीक है। तो कवि कहता है अब आगे मंद मंद हवा के जो झोंके निकल रहे हैं ना उसमें से अपनी खुशी कौन जाहिर कर रहे हैं? पेड़ पौधे भी जाहिर कर पेड़ पौधे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। कैसे? हिल हिल कर। मंद हवा का झोंका जब निकलता है तो पेड़ पौधे हिलते हैं। तो कवि कहता है ये पेड़ पौधे भी अपनी खुशी हिलकर झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, झूम रहे हैं। कब हिल रहे हैं? मंद पवन के झोंकों से। तो कवि कहता है ऐसा लगता है कि इस चांदनी रात में पेड़ पौधे भी अपनी खुशी हिल मिलकर प्रकट कर रहे हैं। आसान अर्थ है ना, ठीक है। तो देखो, चारुचंद्र, फिर से एक बार हमने दो ही पदों का आज अध्ययन किया। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। सिर्फ हमने दो पदों का अध्ययन आज यहाँ किया है, पहली 4 पंक्तियाँ और उसके बाद की 4 पंक्तियाँ। देखो, आज आप लोगों को क्या करना है, किताबें निकालनी है, घर में जाकर फिर से एक बार इसका अर्थ लिखना है। मैंने जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ यहाँ
आप लोगों को बता दिए थे, आपने लिख कर भी लिए हैं। बहुत ही आसान है। आज पहली ऑनलाइन की तासिका है। आज सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, चांदनी रात खंड काव्य है, विधा कौन सी है, खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब छोटा काव्य। तो फिर से एक बार बता देता हूँ इस कविता के बारे में, और आज हम यही रुकने वाले हैं। इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। इनका ये खंड काव्य है। इस खंड काव्य में उन्होंने क्या बताया है कि चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। पहले परिच्छेद में हमने क्या देखा कि चांदनी रात में चंद्रमा शोभायमान है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है कि वो जल और जमीन के साथ खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे मंडल पर पड़ा है। ऐसा लगता है कि वह सारे पृथ्वी को, और ऐसा उन्होंने बताया है कि वह सारे पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ये पहली 4 पंक्तियों का अर्थ हमने देखा। उसकी 4 अभी जो हमने पढ़ा, पुलक प्रकट करती है धरती। तो कवि कहता है इस अवसर पर पृथ्वी भी अपनी प्रसन्नता दिखा रही है। वो अपनी प्रसन्नता कैसे दिखा रही है कि पृथ्वी पर उगी हुई जो छोटी छोटी घास है, उनकी टोकों से, उनकी नोकों से वो अपनी खुशी प्रकट कर रही है। और उसके बाद मंद मंद हवा के झोंकों से पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वो हिल कर झूम रहे हैं, और वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। इतना ही है। आज सिर्फ आप लोगों को पहली ऑनलाइन तासिका है, आप लोगों को इतना ही अर्थ, कल की तासिका शुरू होने से पहले आपको इन 8 पंक्तियों का अर्थ आप लोगों को लिख कर लाना है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगली जो तासिका होगी हमारी ऑनलाइन की, उस तासिका में हम जो बचे हुए जो दो पद है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तब तक आप लोगों को इन 8 पंक्तियों का अर्थ अपने बहियों में लिखना है। कठिन शब्दों के अर्थ आपने लिख लिए हैं। आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।